सोनाली फोगाट वो टिकटॉक स्टार, खूबसूरती का अकल से कोई लेना देना नहीं होता। वो खूबसूरत है लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी उसके पास अकल भी होगी। हेमा मालिनी खूबसूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके पास अकल भी होगी। अगर आपकी अकल नहीं बढ़ेगी तो क्या दाढ़ी मूंछ नहीं बढ़ेगी? दाढ़ी मूंछ तो बढ़ेगी, उसका भी कोई अकल से लेना देना नहीं। ब्यूटी विद अ ब्रेन इज अ रेयर थिंग। मैं नहीं कहता, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ लो, अंग्रेजी के लिटरेचर को पढ़ लो कि खूबसूरती और अकलमंदी एक साथ बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। तो बक्खल उतारने का मतलब जो है वो आपको 22 के इलेक्शन में पता चल जाएगा, और पता चलना शुरू हो गया है। अभी गढ़मुक्तेश्वर का एमएलए कमल मलिक गांव के दौरे पे गया था। गांव वालों ने उसका हाथ पकड़ के और उसे उस नाली जैसे सड़क के ऊपर गुजारा जिसके ऊपर घुटने घुटने तक पानी था। तो ये तो इनके साथ जगह जगह होना है। यूपी से अलग हट के देखेंगे तो मेघवाल साहब एक SC ST के प्रभारी हैं, उनके कपड़े बुरी तरीके से फटे हैं। पंजाब में हुआ है, तो यूपी में अभी हम संयम से चल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। देखो, हम अपना आक्रोश ना तो रुक्के से, ना लट से, ना आपसी लड़ाई से, उनके खून में कुछ विशेष गर्मी है। और दूसरी, वहाँ पे प्रोवोक करने वाले ज़्यादा सीरियस लोग हैं। वहाँ पे खट्टर साहब पहले भी एक बार कह चुके हैं, बड़ी अपमानजनक भाषा बोलते हैं कि हरियाणा के आदमी का कंधे से ऊपर का डिपार्टमेंट खाली है। ये कोई मुख्यमंत्री कहेगा क्या? तो ये संस्कारहीन लोग हैं। ये तो प्रोवोक करके आदमी को भड़का के, ये तो आप ये मान कर चलिए कि यूपी का किसान बहुत संयम से, क्योंकि इलेक्शन में जाना है, संयम से चल रहा है। जब आपने बंगाल वाली बात हुई थी तब भी मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ अगर टिकैत साहब के जाने से आक्रोश वहाँ है, अगर वो रणनीति बना के ये निर्देश देंगे तो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इतनी ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय ये जो MLA और MP हैं इनको इनके घरों में ही कैद कर दो। दिल्ली की सत्ता पे एक बार इन पूंजीपतियों से मुक्त कराते के साथ ही आप देखेंगे कि गाड़ी वापस पटरी पे आ जाएगी। अच्छे दिन मोदी जी से कह दीजिएगा आप जाके, आपकी तो उठ बैठे उनके साथ, कि अच्छे दिन आएंगे जब आप दिल्ली छोड़ के जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी की चल रही है। आप एक बार बताइए, इलेक्शन में जाते हुए राज्य को अशांत करके मुख्यमंत्री के लिए कौन सी सुविधा ये उत्पन्न कर रहे हैं? लखनऊ और दिल्ली के अंदर लड़ाई चल रही है। अगर यहाँ पे अपने बूते पे देखिए, कर्म तो है मोदी जी के, भोगने योगी को पड़ेंगे। लेकिन अगर योगी जी किसी वजह से उसमें कुछ रिकवरी कर गए तो खतरा किसको उत्पन्न होगा दिल्ली में? मोदी जी को, अमित शाह को, कि वो 24 में बड़ा खतरा। तो पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। राजनीति एक बड़ी अलग चीज़ है। इसमें दुश्मन की तरफ से ही सचेत नहीं रहना पड़ता, दोस्त की तरफ से भी सचेत रहना पड़ता है। नहीं सर, ऐलान तो आपका है ना कि हम लखनऊ, सुन लीजिए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम वहाँ जाएंगे। टिकैत जी ने कहा कि साहब हम इसे लखनऊ को भी वैसे ही घेरेंगे, उनकी रणनीति है, उनका आदेश होगा, हम जाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्र में मेरा भी अपना मानना ये है कि हम इतनी ऊर्जा व्यर्थ करके, अपनी वेस्ट करके वहाँ जाएं, इतने सारे लोगों को लेकर जाएं। और कुछ यूपी के अंदर तत्व ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि योगी के लिए परेशानी उत्पन्न हो। उसके लिए आपको एक उदाहरण दे दूं, यहाँ तो हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अभी चंद दिन पहले यहाँ कुछ बीजेपी की गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने शराब पी के हंगामा किया था, बदतमीजी की थी, फिर वो गाड़ियाँ टूटी टाटी उन्होंने खुद ही तोड़ी। उसमें बिना पुलिस प्रशासन के किसकी हिम्मत है यहाँ आ जाने की? किसान तो बेचारे कुछ करते नहीं, भले किसान है। नहीं, यहाँ से वो किसी के घर नहीं गए पत्थर फेंकने, बीजेपी की गाड़ियाँ यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पे ये आके हरकत करी। अगर उन लोगों को पुलिस प्रशासन की शय नहीं होती तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता यहाँ आने की। यहाँ वो यूं करके आए। अब ये योगी जी को मालूम करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्हें स्टेट प्रोटेक्शन मिला हुआ है विद इन द स्टेट, जो योगी जी की जानकारी में भी नहीं है। चुनाव में जाता हुआ मुख्यमंत्री अपने राज्य को अशांत बिल्कुल नहीं चाहेगा, योगी जी के हित के खिलाफ होगा। अगर लखनऊ में 10 किसानों के ऊपर भी लाठी पड़ गई तो इसका मैसेज गांव-गांव क्या जाएगा? एक अराजकता फैलेगी, बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इससे किसका हित सत्ता है? लखनऊ हाथ से चला जाएगा तो दिल्ली कमज़ोर पड़ेगी, ख़त्म नहीं होगी, वो 24 में फिर निपटी जाएगी। तो इस वक्त योगी और इनकी मोदी की और शाह की जो टीम है, ये योगी को उसके कदमे काटने के लिए यूपी में, और उनके पास सबसे बड़ा बहाना किसान का है। लेकिन मेरी उनको सलाह है, इन सबको ये सलाह है कि बर के छत में हाथ मत डालो।
किसानों को की आड़ में अपनी इंटरनल नहीं, पॉलिटिक्स वो तो मत कह रहे हैं करो। कि संभल के आइए, आए तो लखनऊ। आना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो आप उसे संभालिएगा, लेकिन आपका ये कहना कि वहाँ आओगे तो लठ मारेंगे, तो ये आप प्रवोक कर रहे हैं। जब आप आएंगे तब क्या होगा? नहीं, लठ को नहीं कह रहे संभल के आइए। हाँ, तो उसका क्या मायना, क्या करेंगे? बक्खल तारने का कार्टून आप ही ने मुझे बताया ना, तो वो काहे से उतरेगा? वो तो वहाँ पे 10 पे, 100 पे, 200 पे, 500 पे, 1000 पे लठ चला लेंगे। ये जो गांव-गांव कुटेंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मोदी और शाह तो इत्मीनान से अंदर बैठेंगे दिल्ली में। अब एक बात बताइए कि सरकार दोनों जगह इनकी है, दलाल इनके साथ बहुत सारी बड़ी तादाद में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई राजनीतिक जगह नहीं मिला करती थी, पार्टियों में नहीं मिला करती थी, वो भी इनके साथ चले गए हैं। तो हम जाके क्या उन स्वागत समारोह में पत्थर फेंके? कौन से हमारे अपने लोग हुआ करते थे? संजीव बालियान कब था हमारा? जो प्रोग्राम नहीं, मुझे बताइए संजीव बालियान कब था हमारा? क्यों आपने नहीं चुना उसको? नहीं, कब था हमारा? वो बीजेपी में, मुजफ्फरनगर उसने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से शुरू करी। वो कभी राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में बैठ के उसने कभी राजनीति नहीं सीखी। ये वो लोग हैं, और ये इनका भी एक अधिकार है कि भाई लोकतंत्र है, इन्होंने अपनी जीत मनाई है। वैसे इन्हें स्वागत उनका नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती है जिला पंचायती के वहाँ पे, ये डीएम, दुनिया की सबसे शानदार नौकरी, सबसे बेशर्माई की नौकरी बन गई है। अब आईएएस और आईपीएस जो है वो वोटर उठाते फिर रहे थे। ईमानदारी की बात है, सब एक आएंगे। और सिर्फ किसान की बात मत करिए इस वक्त, नौजवान की, बेरोजगार की, उस औरत की खास तौर से जिसके बच्चे की थाली में से रात को एक एक करके एक चीज कम होती जा रही है। कभी तेल कम हो जाता है, कभी प्याज कम हो जाती है, कभी सब्जी। ये सारे के सारे लोग एक जगह एकजुट होंगे, क्योंकि पेट सबका समान है। लात पेट पे पड़ी है। यहाँ एक आदमी आया, एक लड़ाई में से। मैं भी राजनीतिक हूँ, मैं टिकैत जी के साथ हूँ। तो टिकैत साहब तो नहीं कह रहे लोकदल को वोट? नहीं, वो नहीं कह रहे, मैं भी नहीं कह रहा। मैं भी राजनीतिक हूँ, मैं भी वही बात कहने जा रहा हूँ। मैं भी वही बात कहने जा रहा हूँ, और मैं तो उनसे सबसे ज्यादा इस बात को जोर से कह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, तो खतरे में भारत का संविधान है। ये कानून भी संविधान के तहत नहीं है, एनआरसी वाला कानून भी संविधान के तहत नहीं था। खतरे में जो पड़ रहा है वो भारत का संविधान पड़ रहा है। रंजन गोगोई ने, दीपक मिश्रा ने, अरुण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जो जुडिशरी को नुकसान पहुंचाया, उसकी अब कुछ हद तक भरपाई होने लगी है। अरे भाई, कानून की लड़ाई है, ये काले कानून के विरोध में तो यहाँ बैठे हैं। संविधान तो जलाया गया था जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे, तब तो नहीं आए थे आप लोग। वो ऐसे तो एक बार को मान साहब ने भी पंजाब में जला दिया था संविधान। ईमानदारी की बात बताऊं मैं, अगर ये संविधान सुरक्षित है तो किसान सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, यहाँ का युवा, इसका पेट, आपकी भूख तभी सुरक्षित है जब ये संविधान सुरक्षित है। अब की बार जो काले कानून आए हैं, इसने सबके पेट पे लात मारी है। अब जिसके पेट पे लात पड़ेगी, वो लोग भी शहर के जिन्होंने 60 साल का बाप, 70 साल का बाप स्ट्रेचर पे जवान बेटे को लेके भाग रहा है कि ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो जो तरक्की की गाथा गाने वाले थे ना, वो भी बैठ के सोचने को मजबूर हो गए हैं। जिस जवान के माँ बाप बिना ऑक्सीजन के मर गए ना, वो भी अब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद जब बाप घर लौट कर आता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी तो हताशा एक तरफ होती है देखने को, लेकिन बच्चा तो अपनी माँ से ही रोटी मांगता है। तो माँ का जो फ्रस्ट्रेशन है, तो जब पेट पे लात पड़ेगी, बच्चा भी रोएगा, माँ भी रोएगी, तो इनके खिलाफ सब एक हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक दलों के गठबंधन की बजाय हिंदुस्तान के सर्वहारा वर्ग ने, गरीब मेहनतकश वर्ग ने, छोटी पूंजी वाले वर्ग ने इस दर्द का एहसास किया, और वो सब एक जगह आ रहे हैं। गठबंधन जनता के बीच में हो रहा है और प्लेटफॉर्म भूख का है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने दुनिया भर के आंदोलन, मैंने पहले अभी आपसे कहा, आप आंदोलन कहते हो, मैं मान लेता हूँ, इसमें बहस में नहीं पड़ता, वरना मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कह चुका हूँ कई बार। आंदोलन, क्रांति और जंग, युद्ध में फर्क होता है। ये युद्ध से कम किसी भी तरीके से नहीं है। आप राजनीति में सुनते हैं पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा, अब फिर होता है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ये आखिरी मोर्चा है, अगर इसे हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। तो उम्मीद है तुम्हें जीतने की, लगता आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत छोटा सा। दिल्ली की सत्ता पे वो लोग कहाँ भेजे हैं जो भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं? इनसे लड़ने वो लोग आए हैं जो राष्ट्र को अन्न उत्पादन करके देते हैं, किसान। हमारे यहाँ
भूखे को अन्न, प्यासे को पानी महादान माना जाता है। और सरदार तो सिख तो पिछले 500 साल से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं लंगर पाओ जी, प्रसाद छको जी। तो खिलाने वाले में और भूख में धंधा फायदा देखने वाले में लड़ाई हो गई है। तो यही ये तो अंधेरे की सरकार ताकत कह रही है। है सुन सर लो दोस्त, आपसे। ये अंधेरे की फायदा ताकत। देख रहे हैं इस आंदोलन मेरी बात तो सुन लो, वो जंग में फायदा कैसे देख लेंगे? बात ये है कि ये जो लोग हैं, बहुत घना अंधेरा है, 1000 साल पुराना अंधेरा है। अगर वहाँ पे एक भी दिए की एक भी बाती जलती है तो उसने कभी अंधेरे से पूछा कि अंधेरे तेरी उम्र कितनी है? अगर तू 1000 साल पुराना है तो 10 साल लगेंगे कटने में। अंधेरा एक बार में गायब होता है। जैसे ही हम सब एक साथ एक जगह होते हैं, ये अंधेरा गायब हो जाएगा।